नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पश्चिम बंगाल दौरा। आज भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे सीएम। उत्तराखंड के गांवों में विकास के लिए 916 करोड़ मिले। नाबार्ड के सस्ते कर्ज से बनेंगी सड़कें पुल। 2026-27 में 750 करोड़ की भेजी गई नई तैयारी। यूसीसी समेत कई संशोधन विधेयक विधानसभा सत्र के दौरान होंगे पेश। पक्ष विपक्ष के विधायकों से मिले 580 से अधिक प्रश्न। उत्तरकाशी में होली पार्टी के दौरान पहाड़ी से गिरा युवक, जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत। मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद अब पाठ्यक्रम तैयार कर रहा राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। सदस्य राज्यपाल सीएम धामी से मिलेंगे। लक्सर में सीएनजी गैस से भरे और खाली टैंकर की हुई टक्कर। फायर ब्रिगेड के जवानों ने घायल चालकों को निकाला बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से, जहां आगामी बजट की तैयारियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण को अधिक पेशेवर और व्यापक बनाने के लिए नई पहल की है। नियोजन विभाग द्वारा हर साल कराए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण को इस बार बाहरी विशेषज्ञ संस्था के सहयोग से तैयार किया गया है, ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति का अधिक सटीक आकलन किया जा सके और बजट निर्माण के लिए स्पष्ट दिशा मिल सके। राज्य के प्रमुख सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण किसी भी वित्तीय वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का समग्र आकलन प्रस्तुत करता है। इसके आधार पर सरकार यह तय करती है कि आने वाले बजट में किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है और विकास की दिशा क्या होगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल से आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतों को साझा करने के लिए बजट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा शुरू कर दी गई है, जैसा कि केंद्र सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा किया जाता है। इसको मैं तुलना करूं तो आर्थिक सर्वेक्षण उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में हमारी विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कैसे रही है उसको लेकर के कराया जाता है। और पिछले साल से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो की इंडिकेटर्स है उसको जैसे भारत सरकार में हमारी पिछले साल से हमने भारत सरकार में जैसे होता है, भारत सरकार में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बजट से पूर्व, ये करना शुरू किया था। और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली वित्त विभाग के लिए भी एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है। बजट में किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, क्या हमारे फोकस एरियाज होना चाहिए। तो ये इस एक्सरसाइज को इस साल हमने, चूँकि पिछले साल तक हम हमेशा इसको इन हाउस एक्सरसाइज करते थे, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लोग करते थे। इस साल हमने NCAER जो भारत सरकार की एजेंसी है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उनको एंगेज किया था ताकि थोड़ा और इसमें प्रोफेशनलिज्म हम लोग पाए। और हालांकि हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टीम भी उनको सहयोग कर रहे थे। तो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है एक तरफ से NCAER प्लस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। खबर डोईवाला से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा डोईवाला नगर पालिका में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 7 मार्च को हरिद्वार में आयोजित होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में डोईवाला विधानसभा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। नेताओं ने कहा कि डोईवाला क्षेत्र से भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हरिद्वार पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गेरोला, ऋषिकेश भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल तथा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हरिद्वार को 7 तारीख को कार्यक्रम है और बहुत यहाँ पर एक विशाल रैली होने वाली है। तो उस तैयारी की दृष्टि से हम सब लोग यहाँ पे डोईवाला विधानसभा के संगठन के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, हम सब लोग आज तैयारी की बैठक के लिए यहाँ पर बैठे हैं और उसमें माननीय गृह मंत्री जी का विशाल रैली होने वाली है, उसकी तैयारी। खबर देहरादून से है, जहां गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस पर उनके प्रतिदिन एक पौधारोपण संकल्प के तहत अपने शासकीय आवास पर पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। कृषि मंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उनके महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। साथ साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण को आवश्यक बताते हुए सभी से प्रकृति संरक्षण में सहभागिता की अपील की। खबर हरिद्वार से है, जहां होली के मौके पर पुलिस से जुड़ा एक अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बुग्गावाला कोतवाल भगवान मेहर थाने परिसर में हाथ में फरसा लेकर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कोतवाल भगवान मेहर होली के जश्न के दौरान एक बकरे को पकड़कर फरसा लहराते हुए नाच रहे हैं। यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वर्दी में जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी को इस तरह धारदार हथियार के साथ प्रदर्शन कई सवाल खड़े कर रहा है। लोगों का कहना है कि थाने के अंदर इस तरह का माहौल क्यों बनने दिया गया और क्या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों को इस तरह हथियार लहराने की अनुमति होनी चाहिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली और अनुशासन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे होली से जुड़ी पारंपरिक रस्म बता रहे हैं, लेकिन कई लोग इसे अनुशासनहीनता मानते हुए विभाग की छवि पर असर पड़ने की बात कर रहे हैं। फिलहाल यह वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्दी में जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी का इस तरह धारदार हथियार के साथ प्रदर्शन कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर थाने के भीतर ऐसा माहौल क्यों बनने दिया गया। खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने हुड़दंग और मारपीट करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामला थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र का है, जहां चाय सट्टा बार के बाहर मारपीट और हंगामा करने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार 28 जनवरी को हिमांशु नेगी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि साहिल सक्षम और उनके अन्य साथियों ने चाय सुट्टा बार के बाहर उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए सक्षम और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि व्यक्तिगत रंजिश के चलते उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है।
खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने किडनैपिंग और फिरौती के सनसनीखेज मामले का चंद घंटों में खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला कोतवाली विकासनगर क्षेत्र का है। भोजावाला निवासी एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कुछ अज्ञात लोग उनके घर में घुस आए और उनके पुत्र शक्ति पुंडीर का अपहरण कर लिया। आरोपियों ने बाद में फोन कर 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर की तंत्र को सक्रिय किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसी रात अपहरण युवक को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही घटना में शामिल 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी खुद को धार्मिक संगठन से जुड़ा बताकर लोगों को डराते धमकाते थे और ब्लैकमेल कर फिरौती वसूलने का प्रयास करते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बार फिर चलेंगे आपको सीधे लेकर पश्चिम बंगाल, जहां पुष्कर सिंह धामी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं। महासचिव भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल, पूर्व सांसद और उत्तराखंड प्रदेश में हमारे यहाँ प्रभारी भी रही श्रीमती लाकेट चटर्जी जी, श्री देवाश्री चौधरी जी, माननीय पूर्व मंत्री भारत सरकार एवं उपाध्यक्ष भाजपा सुकल्याण वैद्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कौस्तुभ बच्ची जी, यात्रा प्रमुख तनुजा चक्रवर्ती जी, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल राजेंद्र शाह जी, यात्रा प्रमुख अर्जुन सिंह जी, श्री सरस्वती मंडल जी एवं हमारे घोष जी, जिन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर छोटे से समय में वो गागर में सागर भरने का काम किया। ऐसे प्रमुख अभिनेता हमारे और मंच पर आसीन सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, समस्त जिला पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी, समस्त हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, विभाग का उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित हिंगलगंज क्षेत्र के मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे साथ कार्यक्रम में उपस्थित श्री विनय रोहेला जी, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति उत्तराखंड, श्री नंद प्रसाद जी, श्री रुद्रन घोष जी, संदीप बनर्जी जी, विभाग कन्वीनर एवं मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो परिवर्तन यात्रा में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका दूर दराज के क्षेत्र से आई हुई समस्त अपनी माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मेरा किया, सुकांता जी का किया, लाकेट जी का किया, सारे पदाधिकारियों का किया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस ऐतिहासिक नगरी में आप सबके बीच में आकर सच में मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, इसलिए सौभाग्य की बात है कि जहां से गंगा मैया निकलती है, गंगा मैया का जहां उद्गम स्थल है गौमुख गंगोत्री, और उस स्थल से आज आपके बीच में मुझे गंगा के अंतिम छोर गंगा सागर की इस पावन धरती पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भले ही उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल भौगोलिक रूप से बहुत दूरी है, उत्तराखंड और मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, लेकिन मां गंगा गंगोत्री से चलकर पवित्र प्रवाह हमारे दिलों को जोड़ती है और हम सबको एक सूत्र में बांधने का काम करती है। मुझे यहां आकर जीवन का एक बहुत पुराना प्रसंग याद आ गया और दरअसल मुझे आनंद फिल्म बहुत पसंद थी। उसका वो फेमस डायलॉग, अमी तमाको भालोबासी बाबू मोसाई, ये सुनने में बहुत मीठा लगता था और उस डायलॉग की जो मिठास है उसने मेरे अंदर
जो बंगाल की महान संस्कृति है उसको जानने की जिज्ञासा पैदा करें। और वैसा भी मैं अभी सुकांता दास से कह रहा था और लाकेट जी हमारे यहाँ प्रभारी रहे। मेरा बचपन जो बांग्लादेश से 1971 के बाद लगातार एक बड़ी संख्या में जो शरणार्थी वहाँ बांग्लादेश से आए, वो सब मेरे घर के आसपास, मेरा जो उधम सिंह नगर जनपद है, कई लाखों की संख्या में वहाँ है। तो उनके बीच में ही मैं भी पला बड़ा और इसलिए यहाँ की संस्कृति से भी और बंगाल के हमारे बंगला समाज के जितने भी त्योहार होते हैं, सब त्योहारों में मुझे जाने का अवसर मिलता है, चाहे वो काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, अन्य कोई हमारे संकीर्तन हो, सारे महोत्सवों के माध्यम से मुझे बंगला संस्कृति को जानने का नजदीक से अवसर मिला। और मैंने जब वास्तव में इस संस्कृति को बहुत गहराई से जानने का प्रयास किया तो मुझे ये बोध हुआ कि बंगाल कितना दिव्य और कितना महान है। ये वो भूमि है जहां भारत को राष्ट्रगान देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिए, अध्यात्म के क्षेत्र में रामचंद्र परमहंस दिए, स्वामी विवेकानंद जी जैसे युग पुरुषों ने यहां से निकलकर पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया। शिकागो के सम्मेलन में उन्होंने ऐसा उद्बोधन दिया कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का यशगान हुआ। और विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु और सत्येंद्रनाथ बसु जी ने पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया। स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक सुभाष चंद्र बोस और महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की ये तपस्वी रही है। स्वामी विवेकानंद जी हम सबके आराध्य हैं। और मैं जहां से अब विधायक हूं, चंपावत, वहां पर आज अद्वैत आश्रम है और उस आश्रम में कई घंटों मैं ध्यान लगाने का मैंने वहां प्रयास किया है। साथ ही उत्तराखंड के जिन जिन स्थानों पर भी स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की है, जिस जिस जगह पर वो रहे हैं, हम उत्तराखंड में उनका स्वामी विवेकानंद कॉरिडोर बना रहे हैं। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला और शौर्य, जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां बंगाल ने अपनी प्रतिभा का लोहा न मनवाया हो। बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की चेतना का एक गौरवशाली केंद्र है। आज ऐसी महान धरा को, मां शारदा की इस भूमि को मैं तो भूमि उत्तराखंड की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज ये पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में सुशासन लाएगी, सुरक्षा और विकास, इसके संकल्प का एक उद्घोष हुआ है। और आज इस विशाल सभा में आप सभी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों से आकर आपने इतने उत्साह के साथ और संकल्प के साथ ये पहुंचे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जबकि मुझे पता है हम सब लोग कुछ विलंब से यहाँ पहुंचे हैं। आज यात्रा का पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये उपस्थिति, इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान उपस्थित है, हमारी मातृशक्ति उपस्थित है, इस बात का ये प्रमाण है कि बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर कमल दल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। ये कोई साधारण जनसैलाब नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ जनसैलाब एकत्र हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसैलाब आया है, ये तुष्टीकरण, ये भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था के विरुद्ध उठी जनता की जागृत चेतना है। ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन का प्रचंड संकल्प है। ये उमड़ा हुआ सागर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता के बरसों से दबे हुए आक्रोश, पीड़ा और असंतोष का विस्फोट है। आज हिंगलगंज की धरती से उठ रही ये आवाज स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब अन्याय नहीं चलेगा, अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा और अब पश्चिम बदलाव बदलेगा, पूरा राज्य बदलेगा और तेज गति से विकास की गति में आगे बढ़ता जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी ये यात्रा उस बंगाल के निर्माण का संकल्प है जिसकी परिकल्पना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सोनार बंगला के रूप में की थी। और ऐसा बंगाल जहां मन भयमुक्त हो, मस्तक गर्व से ऊंचा हो। लेकिन मैं आज हिंगलगंज की
इस क्रांतिकारी धरती से जो मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ सीधे सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखकर बताइए, क्या आज का बंगाल वैसा ही है जैसा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे? क्या है क्या वैसा? जोर से बोलिए आप लोग, बिल्कुल हाथ उठा के बोलिए। नहीं है। क्या आज के युवाओं के हाथ में रोजगार है? जोर से बोलिए, है ना? क्या आज हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को सम्मान मिल पा रहा है जिसके वो उत्तराधिकारी हैं? तो अब हमें मिलकर गुरुदेव के उस सपने को फिर से जीवित करना होगा। हमें ऐसे बंगाल का निर्माण करना होगा जो पूरे भारत के लिए संस्कृति, शिक्षा और समृद्धि का प्रकाश स्तंभ बने। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल कभी देश का अग्रणी और समृद्ध प्रदेश था, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्रीय चेतना हो, महिला सुरक्षा हो या सुशासन हो, हर क्षेत्र में बंगाल देश का मार्गदर्शन करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस गौरवशाली भूमि को आर्थिक रूप से, सामाजिक, प्रशासनिक ही नहीं बल्कि असुरक्षा के गंभीर संकट में धकेल दिया है। आज राज्य के अंदर 8 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है और ऐसी स्थिति है, नवजात शिशु भी, जो पैदा होने वाला बच्चा है, वो भी लाखों के कर्ज तले जन्म ले रहा है। जिस बंगाल को नारी शक्ति मानकर पूजा जाता है, आज वहां हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है। कामधुनी से लेकर संदेश खाली तक की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और यहां पर अभी हमारे जो शहीद हुए रविंद्रनाथ मंडल, उनके सन, उनके बेटे सौरभ मंडल यहां पर मंच पर हैं। भाइयों बहनों, शहीद प्रदीप पवन मंडल जी की उनकी धर्मपत्नी सुप्रिया मंडल यहां पर हैं। प्रदीप मंडल, उनकी पत्नी पद्मा मंडल यहां पर हैं। भाइयों बहनों, हम सब ने देखा है किस तरह का अत्याचार यहां पर हुआ है, किस तरह की नाइंसाफी हुई है, हमने बहुत नजदीक से देखा है। संदेश खाली आपके बिल्कुल पड़ोस में, आप सब जानते हैं किस तरह से वहां पर महिलाओं के साथ क्या क्रूरता हुई है। वहीं कलकत्ता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक तैनात महिला डॉक्टर के साथ किस प्रकार बर्बर घटना ने पूरे देश को, केवल बंगाल ही नहीं पूरे देश को आक्रोशित कर दिया। और उस घटना ने हमारी बहन बेटियों को न्याय देने के लिए तृणमूल की पुलिस और प्रशासन ने रातों रात सबूत मिटाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ममता दीदी आप तो सत्ता में कहकर आई थी कि हम कर्मचारियों को डीए देंगे, महंगाई भत्ता देंगे, और आपने कहा था कि जो सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दे सकती उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज केंद्र और राज्य में डीए में 40% का अंतर किसी राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है। ममता दीदी ने सरकारी कर्मचारियों के हक पर भी डाका डाला है। आपने बंगाल के हमारे युवाओं को, शिक्षित युवाओं को कर्मजीवी बनाने की बजाय आपने उनको भत्ताजीवी बना दिया है। 5,000 10,000 रुपए का भत्ता देकर छोड़ दिया है। युवाओं को रोजगार के नाम पर केवल धांधली मिल रही है, भ्रष्टाचार मिला है। ऐसा करके भी ये कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने विकास किया है। अरे भाई, आपने क्या विकास किया है? यहाँ रायमंगल नदी के तटबंध बार बार टूट रहे हैं, सुंदरबन का विशाल क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है, लोग बेघर हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। साबलेस बिल ग्राम पंचायत में इच्छामती नदी का तटबंध किसी भी क्षण टूट सकता है, पूरे गांव डूब सकते हैं। 13 नंबर बागड़ा डाबर स्विच गेट के पास दरारें आ गई हैं। ग्रामीण लोग रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, भय के साये में जी रहे हैं और तृणमूल सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो आपकी सुरक्षा के लिए, बंगाल की सुरक्षा के लिए 2015-16 में भारत सरकार ने स्वीकृत किया था, लेकिन 10 साल बाद भी वो केवल कागजों पर सीमित है। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली से जो पैसा आपकी सुरक्षा के लिए भेजा गया था, यहाँ के विकास के लिए भेजा गया था, साइक्लोन से तटबंध बनाने के लिए भेजा गया था, आखिर वो कहां चला गया? किसकी तिजोरी में चला गया? भाइयों बहनों, उससे किसकी जेब भर गई? हिंगलगंज के हमारी भाई बहन आज भी शुद्ध पानी पीने के लिए तरस रहे हैं।
15 साल का शासन हो गया और शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये शासन है या बंगाल की जनता के साथ कि भद्दा मजाक है? तृणमूल के शासन में केवल भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है, बल्कि बंगाल के भविष्य को नींव यानी शिक्षा को भी पूरी तरह से ध्वस्त करके डाल दिया गया है। 8200 स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए, 8200 स्कूल बंद हो गए और 10,000 स्कूल बंद होने के कगार पर है। जिस बंगाल ने पूरे देश को ज्ञान का प्रकाश दिया, आज उस बंगाल का भविष्य, उसके बच्चों का भविष्य अंधेरे कमरों में सिमट गया है। इतना ही नहीं, तृणमूल के कुशासन में किसान और उद्योग भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का